Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening, whenever you watch me. So, today we will discuss about coordination compound और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेई और नीट के पर्सपेक्टिव से जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थियरी। जिसे आप और हम शॉर्ट में कहते हैं सी एफ टी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो बेटा सीएफटी से पहले थियरी आई थी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ डीमेरिट्स रह गए थे जिनकी बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था सीएफटी ने। ठीक है, वीबीटी जो थी उसमें नंबर ऑफ अजम्पशंस थे, अजम्पशन बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए आई थी सीएफटी। तो सीएफटी के अंदर हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या, सी, पूरा ही लेते तो मैं, क्रिस्टल फील्ड theory describes about electrostatic approach। जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच के बारे में हमें डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है इस थियरी का वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड थियरी describes breaking of degeneracy of डी ऑर्बिटल्स। सीएफटी जो है ये डी जनरेटेड जो आपके डी ऑर्बिटल हैं उनकी डी जनरेसी के बारे में, कि उनकी जो डी जनरेसी वो किस प्रकार से ब्रेक होती है, डी ऑर्बिटल जो है उनकी स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है, उनके बारे में एक्सप्लेन करता है कौन, सीएफटी। थर्ड पॉइंट है सीएफटी considered ligands as point charge in case of anion or dipole in case of neutral ligands। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीएफटी का कि सीएफटी ने जो था वो लाइगेंड को कंसिडर किया किसके रूप में, एक पॉइंट चार्ज के रूप में। देखो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच के बारे में। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच के लिए आपको दो चार्ज चाहिएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सीएफटी ने क्या किया, एनायनिक जो लाइगेंड थे उनको कंसिडर किया किसके रूप में, पॉइंट चार्ज के रूप में। अब जो आपके लाइगेंड्स है ये तो एनायनिक भी हो सकते हैं, कुछ लाइगेंड जो है वो कैटायनिक भी हो सकते हैं, और कुछ आपके लाइगेंड जो है वो न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल लाइगेंड को सीएफटी ने कंसिडर किया किसके रूप में, डाइपोल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं सीएफटी का अपन।
CMI have vacant degenerated d orbitals. डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। डी ऑर्बिटल जो हैं ये 5 प्रकार के हैं: डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जब इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है तो हम इन्हें कहते हैं क्या? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो ये थ्योरी कहती है कि CMI सेंट्रल मेटल आयन, या फिर आप इसे लिख सकते हो क्या? CMA सेंट्रल मेटल एटम। इसके पास जो हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो भी कैसे? वैकेंट डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, जहां लाइगेंड जो होता है वो अपने लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसी से अपन। ligands can donate lone pair of electrons in these degenerated या फिर these vacant d ऑर्बिटल्स। लाइगेंड जो हैं वो क्या करते हैं? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कहां? मेटल के इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। व्हेन लाइगेंड अप्रोच CMA और CMI, it generate electric field around CMI। जैसे ही लाइगेंड CMI को अप्रोच करता है तो वो जनरेट करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड CMI। वो CMI के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मेटल के जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं उनकी होती है स्प्लिटिंग, यानी ब्रेकिंग ऑफ डीजनरेसी। ये होता है जो हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इससे पहले मैं इसको रफ कर दूं एक बार। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? जो लाइगेंड ने वहां पर क्या की थी? जनरेट की थी। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ऑफ degenerated orbitals rises and splitting of d orbitals
take place in two sets of different energy. जैसे ही क्या होगा, लाइगेंड सीएमआई को अप्रोच करेगा तो वो वहां जनरेट करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर मेटल के जो वैकेंट डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल थे उनकी होती है क्या, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग होती है टू सेट्स के अंदर, ठीक है, और जिनकी एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब वो दो सेट कौन से आइए उनकी बात करते हैं, ठीक है। पहला जो सेट है वो होता है कौन सा, T2Z, और दूसरा जो एनर्जी का सेट है वो कौन सा है, EZ, ठीक है। तो T2Z और EZ को और हम क्या कह सकते हैं, T2Z को और हम क्या कहते हैं, ट्रिपली डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल, जबकि EZ को आप और क्या कह सकते हो, डबली डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा ट्रिपली और डबली का मतलब क्या है, यानी T2Z जो है वो तीन ऑर्बिटल का सेट है, और उन तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कैसी है, एग्जैक्टली सेम, तभी तो हमने लिखा डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल। सिमिलरली डबली का मतलब क्या है कि डी के जो दो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। तो T2Z और EZ दो सेट के अंदर ये D की ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। अब कब T2Z में स्प्लिट होंगे और कब EZ में, जब लाइगेंड अप्रोच करेगा तभी, ठीक है। और T2Z और EZ हैं क्या, इनको अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगला पॉइंट है कि व्हेन लाइगेंड approach CMI from along the axis, जब भी आपका जो लाइगेंड है वो CMI को अप्रोच करेगा along the axis, तो क्या होगा, when ligand approach CMI from along the axis, then dx square y square and dz square orbitals experiences more repulsion, कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने 11th क्लास के अंदर डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में पढ़ा है तो आपने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स सभी की शेप के बारे में पढ़ा होगा। और अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको बताता हूं, यहां तक का विजिबल है, हाँ हाँ हाँ, गुड गुड, विजिबल है। देखिए अगर हम बात करें किसकी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, देखिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ इस प्रकार से, और अगर हम बात करें डी जेड स्क्वायर की तो वो कुछ इस प्रकार से, जेड एक्स, ये वाले जो हैं ये हैं एक्स वाई, ठीक है, ये जेड एक्सिस। तो आप देख पा रहे हैं कि डी जेड स्क्वायर जो है ये, और डी वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये जो ऑर्बिटल हैं ये अलोंग द एक्सिस, इनकी लोब्स जो हैं वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट हैं। इसीलिए जब भी लाइगेंड सीएमआई को अप्रोच करेगा, कहां, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा, तो
इन ऑर्बिटल्स को क्या होगा, ज़्यादा रिपल्शन फील होगा, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी जो है वो राइज कर जाएगी। और ये जो ऑर्बिटल हैं इनकी क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, किससे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स से। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन एंड कौन से बनेंगे आपके पास, एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। और कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है, तो जब जब लाइगेंड जो है वो सीएमआई को अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इन वाले ऑर्बिटल्स को जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा फील होगा, क्योंकि लाइगेंड जो है वो भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में भी प्रेजेंट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं एक बैरी सेंटर से कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मैं यहां तक का रफ कर देता हूं एक बार, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन ligands approach CMI or CMA from between the axis, then अब बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स feel more repulsion and tetrahedral complex formed। फर्क समझ में आ रहा है कि जब जब लाइगेंड सीएमआई को अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस तब बनेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और जब जब लाइगेंड सीएमआई को अप्रोच करेगा बिटवीन द एक्सिस तब तब डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड इन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन फील होगा, क्योंकि इस बार लाइगेंड सीएमआई को अप्रोच इधर से कर रहा है, बिटवीन द एक्सिस कर रहा है, बिटवीन द एक्सिस से तीनों ऑर्बिटल्स वहां पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा रिपल्शन फील होगा, जिसकी वजह से इस बार इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी और ये ऑर्बिटल जो हैं बैरी सेंटर से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। पहला है डी एक्स वाई, जेड एक्स। ठीक है, तो ये वाले जो ऑर्बिटल हैं इसमें आप देख पा रहे हो कि लोब्स जो हैं वो एक्सिस के कहाँ हैं, बीच में प्रेजेंट है। और अगर लाइगेंड जो है वो सीएमआई को अप्रोच करे कहाँ से, बिटवीन द एक्सिस से, तो यहां से इन ऑर्बिटल्स की जो लोब एक्सिस के बीच में प्रेजेंट हैं इनको रिपल्शन ज़्यादा फील होगा और इनकी एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं ये ऑर्बिटल्स की शेप जो है मैं रफ कर देता हूं, आप सभी को पहले से ये याद हैं। चलिए, अब आपको पता लग गया कि T2G जो सेट है और EG जो सेट है
इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल, T2Z में कौन कौन से थे भाई, अभी हमने कौन से की बात की है, T2Z की, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इसी प्रकार से इजी के अंदर कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब जब ऑर्बिटल यहां से अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है सीएमआई को, तब मैंने कहा था ऑक्टाहेड्रल बनते हैं, और जब बिटवीन द एक्सिस करता है तब कौन से बनते हैं, टेट्राहेड्रल बनते हैं। तो आइए अब हम स्प्लिटिंग देखते हैं किसके अंदर, टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है। ये कुछ पोस्टुलेट्स थे सीएफटी के जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए, स्प्लिटिंग डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये हैं डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट। ये डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल हैं कहां, जब मेटल फ्री स्टेट में है, या फिर हम कह दें अनकंबाइंड स्टेट में है, अभी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं हुई है, ठीक है। जैसे ही इनको क्या होता है, लाइगेंड अप्रोच करता है, तो लाइगेंड क्या करेगा, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर इन डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइगेंड, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा क्या, लाइगेंड अप्रोच करेगा या तो अलोंग द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। दोनों केस हमने पढ़ने हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि जब अलोंग द एक्सिस लाइगेंड सीएमआई को अप्रोच करे तो किस प्रकार से स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो जब अलोंग द एक्सिस इनको लाइगेंड अप्रोच करता है सीएमआई को, तो कौन से वालों को एनर्जी जो रिपल्शन था वो ज़्यादा फील होता था, जो अलोंग द एक्सिस थे। और अलोंग द एक्सिस मैंने आपको बताए दो ही ऑर्बिटल थे, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। सिमिलरली कौन से ऑर्बिटल को रिपल्शन जो था वो कम फील हुआ था, जो बिटवीन द एक्सिस थे, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इनको एनर्जी जो थी, इनकी एनर्जी कम हो गई थी क्योंकि इनको रिपल्शन कम फील हुआ था, ठीक है। अब हम यहां से मान लेते हैं ये इसका, कि यहां पर जो एनर्जी है वो हम मान लेते हैं 0, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर, ठीक है। यहां से इस बैरी सेंटर से T2Z और EZ की जो एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है वो एक्सपेरिमेंटली कितनी फाइंड की गई है, प्लस 0.6 और यहाँ माइनस 0.4, ठीक है। और ये जो बीच का गैप है T2Z और EZ का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसे हम दिखाते हैं किससे, CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल डेल ओ से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके थे कौन से, EZ, और ये कौन से हैं, T2Z सेट। तो जब डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इस प्रकार से होती है तब कौन से कॉम्प्लेक्स बनते थे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो जब भी आपको CFT डायग्राम बनाना मिले फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो ये वाला डायग्राम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं अब उसमें हार्ड, बस यही देखना है कि अब जब ऑक्टाहेड्रल में EZ को ज्यादा रिपल्शन फील हुआ है
तो ये ऊपर चले गए। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, T2G सेट को एनर्जी जो है वो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि रिपल्शन उनको ज़्यादा फील होगा। तो इस बार क्या होंगे, T2G वाले ऊपर और Eg कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, मैं इसी में कर देता हूँ, आप लोग अलग से बना लीजिएगा, मैं इसी में सुधार कर देता हूँ। ठीक है, इस बार T2G सेट कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी DXY, DYZ एंड DZX, ये T2G सेट। और नीचे कौन से आएंगे, EG सेट। EG में कौन कौन थे, DX स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ये वाला जो एनर्जी गैप है, कितने से इंक्रीज की है एनर्जी, ये कितना रहेगा, प्लस 0.4, और ये कितना रहेगा, माइनस 0.6। ये बेरी सेंटर रहेगा। और इस बार जो ये CFSE है, ये किसके लिए रहेगी, टेट्राहेड्रल। तो इससे हम दिखाएंगे डेल टी से रिप्रेजेंट हम इसे करते हैं। ठीक है, तो ये बना किसके लिए, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि CFT जो थी वो क्या थी, उसके क्या पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, और VBT की जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए आई थी CFT, किस प्रकार से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं और किस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड क्या है, वो हमें वहीं से पता लगेगा, क्योंकि VBT जो थी वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है और कौन वीक फील्ड लाइगेंड है। ठीक है, ओके, थैंक यू।